नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। हमारा ये मेगा कॉन्क्लेव लगातार जारी है। नए भारत की बात दिल्ली के साथ। जब जब हम नए भारत की बात करते हैं तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो सबके जहन में आ जाते हैं। बढ़ता हुआ भारत है, मजबूत होता हुआ भारत है। ऐसे में क्या कोई आधी आबादी को मिस आउट कर सकता है, इग्नोर कर सकता है? देश में आप जानते हैं सरकार की तरफ से लगातार वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, और जब मैं ये शब्द कह रहा हूं ना, महिला सशक्तिकरण, तो एक बहुत खास चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। बिना देर किए आपसे तारुफ कराता हूं मैं। मेरे साथ इस वक्त चर्चा के लिए बैठी हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, जिनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, उनके काम से आप उनको जानते हैं। साथ ही आपको बताऊं, महिला एवं बाल विकास मंत्री वो हैं। मैम नमस्ते, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। कैसी हैं आप? अब भारत की बात कर रहे हैं, बढ़ते भारत की बात कर रहे हैं, और मैंने पहले ही जिक्र किया महिला सशक्तिकरण का, तो आपका वो फेस है जो प्रोमिनेंटली सबके सामने आ ही जाता है। आप झारखंड से ताल्लुक रखती हैं, कोडरमा से आप सांसद हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा, राज्य में आप विधायक भी रही, मतलब ग्राउंड लेवल पर आपने काम किया होगा, तभी मैं इस बात की तस्दीक कर सकता हूं कि आप मोदी कैबिनेट में हैं, इंपॉर्टेंट फेसेस हैं। आप अपने इस सफर को अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपका स्वागत, और साथ ही साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हमेशा महिला सशक्तिकरण की दिशा में जिस तरह से उन्होंने लगातार 10 वर्षों से उन्होंने काम किया है, तो वाकई आज अगर महिलाएं इस स्थान पे हैं, या मैं खुद को भी अगर यहाँ पे पाती हूँ, तो मेहनत के बल पर और लगातार झारखंड में भी काम करने का हमें अवसर मिला। 1998 से इस राजनीतिक क्षेत्र में मैं आई, और लगातार लोगों के बीच रहकर, एक तो एक जनप्रतिनिधि के होने के नाते हमें हमेशा ये प्रयास होता है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों से मिलना, लोगों के साथ कैसे उनके साथ व्यवहार हो, या फिर काम के मामले में भी जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उसको उठाना। तो ये लंबा सफ़र और लोगों का स्नेह, लोगों का आशीर्वाद काफ़ी रहता है। और हमें लगता है कि महिला होने का एक ये भी फ़ायदा है कि कहीं भी हम जाते हैं तो अगर पुरुष है तो पुरुष से ही ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं आप। महिला है तो कहीं भी घर में चले जाएं, लोगों से मिलना, बात करना तो बहुत ही अच्छा होता है। यानी कि महिलाओं के बीच जाकर अपनी बात को बताते हैं। और जब सुदूरवर्ती क्षेत्र की महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जब उनके बीच जाती हूँ, तो उन्हें भी लगता है कि हम में से कोई एक यहाँ पे पहुँची है। तो एक तो उन्हें भी, उनके मन में भी ये कहीं ना कहीं है कि हम आगे बढ़ें, और हमेशा से हम आपने 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 ग्राउंड पर भी काम किया है, विधायक रहे, सांसद रहे, अब आप दिल्ली आ चुकी हैं। एक बड़े पैमाने पर एक तस्वीर जो कैनवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और आप उनके साथी हैं, आप लोगों का भी लगातार उनको सहयोग मिल रहा है। माहौल बदला है महिलाओं के लिए? बिल्कुल, महिलाओं के लिए माहौल बदला है। महिलाओं के लिए अवसर, बहुत सारे अवसर आए हैं। और अब पहले महिला विकास, अब महिलाओं के नेतृत्व में विकास, यानी प्रधानमंत्री जी का वुमेन लेड डेवलपमेंट संकल्प है। और ये जो एक लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में ये जो अवसर आया है, महिलाएं उसका फ़ायदा उठा रही हैं। और लगातार अगर हम देखें तो नारी सशक्तिकरण की दिशा में प्रधानमंत्री जी हर एक बार, यानी बजट में भी जो प्रोविज़न, जेंडर बजटिंग की बात अगर करें तो पिछले साल लगभग 3,27,000 करोड़ का बजट था। इस बार की बात करें तो लगभग 4.5 लाख करोड़ की जेंडर बजटिंग है। और उसके अलावे सभी क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो महिलाओं का, यानी कि डिजिटल के क्षेत्र में भी महिलाएं आगे आ रही है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, हर किसी में महिलाओं को जो जब भागीदारी मिल रही है तो महिलाएं उभर कर सामने आ रही हैं, आगे आ रही हैं। और उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो सैनिक स्कूल में हमारी बच्चियां नहीं जाती थी, अब उसमें भी हमारी बच्चियां जाने लगी। यानी माहौल बदला, और जब अवसर मिल रहे हैं तो अब बेटियां अर्थ से लेकर अंतरिक्ष तक लगातार वो आगे बढ़ रही हैं। मैं आपसे, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं भारत सरकार का बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र आता ही है बीच में। प्रधानमंत्री ने हमेशा से कहा है कि भैया टारगेट बहुत बड़ा रखो, अगर उसको अचीव भी नहीं कर पाए तो आप एक लेवल पर इतने पहुंच जाओगे कि दूसरे लोग उसको देख के भी वो हो जाएंगे कि अच्छा ये इन्होंने अचीव कर लिया। अगर आपके मंत्रालय की मैं बात करूं, आपके टारगेट्स क्या है? अचीवमेंट्स पर तो मैं बात करूंगा, लेकिन टारगेट अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो
देखिए, मुख्य रूप से महिला बाल विकास विभाग की अगर हम बात करें तो एक तो महिला सशक्तिकरण के साथ साथ हम आधी आबादी के साथ साथ अगर हम देखें महिलाओं के साथ हमारे बच्चे, यानी आज के देश में आज के समय में लगभग हमारा जो टारगेट है या फिर हमारे जो लाभार्थी हैं 10 करोड़ से ज़्यादा आज के दिन में हमारे लाभार्थी हैं। छोटे बच्चे हैं, 0 से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं, लैक्टेटिंग लेडी हैं। तो इस तरह से पहले हम शुरुआती दौर से कि जब जन्म हो कैसे एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे, ताकि जो स्वस्थ भारत विकसित भारत और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, ताकि जब बच्चे स्वस्थ होंगे तभी हम आने वाले समय में जो विकसित भारत की संकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में, तो हम तभी उस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। तो महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को हर वो सुविधाएं प्रदान करना, अगर कहीं भी वो संकटग्रस्त महिलाएं हैं तो हमारे ओएससी हैं, ओएससी के माध्यम से संकटग्रस्त महिलाओं को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उनको जिस तरह से की भी सुविधाएं जो आवश्यकता है, चाहे वो लीगल हो या पुलिस की हो या अस्पताल की हो, तो ओएससी के माध्यम से पूरे देश के अंदर हमारे ओएससी हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और उसके माध्यम से उन्हें मदद किया जाता है। महिला हेल्पलाइन है, अगर वो संकट में है तो हेल्पलाइन में वो फ़ोन करती हैं तो तुरंत लगभग 20 मिनट का रिस्पांस टाइम है, वहाँ से उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मैं आपकी वेबसाइट भी खंगाल रहा था, मुझे पता चला आपका इंटरव्यू करना है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत खुश हुआ कि मुझे एक ऐसे फेस का इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हमने बदलती हुई भी देखी है। मैंने आपकी वेबसाइट का जिक्र किया, उसमें मिशन शक्ति और एक चीज़ शी बॉक्स, इसने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को कहा कि भैया ये क्या है, शी बॉक्स क्या है, तो अगर आप ही मुझे बता दें तो। बिल्कुल, सी बॉक्स पोर्टल का अभी पिछले ही साल 2024 में अपग्रेडेड वर्जन उसको लॉन्च किया हमने। सी बॉक्स पोर्टल हर एक जैसे सरकारी दफ्तर में जहां महिलाएं काम करती हैं, ताकि वो बिल्कुल फ्री होके वो काम कर सकें, और जो भी उनके साथ अगर किसी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट हुई तो वो वहाँ पे अपना रजिस्टर कर सकती है। तो हर एक ऑफिस में सी बॉक्स के तहत एक कमेटी बनी हुई है, सी बॉक्स पोर्टल है, वहाँ पर जो भी महिलाएं जो काम करती हैं 10 से जहाँ भी 10 से ज़्यादा हो तो वैसे जगह पे है। और सरकारी के अलावे ये हमारा प्राइवेट ऑफिस में भी ये होना है, तो हर एक जगह ये लगभग इस सी बॉक्स पोर्टल पे ऑनबोर्ड हो रहे हैं। और इसमें इंटरनल एक कमेटी बनी हुई है, अगर किसी भी महिला के साथ किसी भी तरह की कोई आपराधिक या किसी भी तरह की किसी ने छेड़छाड़ किया या कोई भी, तो वो वहाँ पे कंप्लेन कर सकती हैं, और उनके कंप्लेन को, उनका नाम को गोपनीय रखा जाएगा। और जो इंटरनल कमिटी है, कमिटी उसको मॉनिटरिंग करती है, और जो महिला कंप्लेन दर्ज करती हैं वो उसको देख भी सकती हैं कि समय समय पर कि किस स्तर पे हमारे इस पर कार्रवाई हो रही है। तो इसके माध्यम से जो वर्क प्लेस है वहाँ पे महिलाएं बिल्कुल निडर होके वो काम करें, सेफ एनवायरनमेंट एक मिल सके उसको, और वहाँ पे कोई भी दिक्कत उसे ना हो। तो इसमें सभी लगभग सभी राज्य के सभी सरकारी दफ्तर जिला स्तर तक हमारा ये ऑनबोर्ड हो गया है। तो हमें लगता है कि ये नीचे स्तर तक ऑनबोर्ड होगा, और जो वर्कफोर्स में हम महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहते हैं, जहां महिलाएं बिल्कुल अच्छे एक माहौल में, एक अच्छे वातावरण में काम कर सके, तो इसके लिए ये बहुत ही प्रभावी साबित हो रहा है। बार बार हम सुनते हैं कि देश तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है, ऑब्वियसली वो हम सब महसूस भी कर रहे हैं। 2047 का भी एक टारगेट रखा हुआ है कि भैया 2047 तक हम लोग विकसित राष्ट्र हो जाएंगे। 2047 जब आपके सामने आता है, आपके जहन में आता है, आपके विजन में आता है, तो आपका मंत्रालय किस तरीके से उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? 2047 विकसित भारत का जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो ये महिला बाल विकास विभाग का भी ये हम लोग चाहते हैं कि हम जो हमारे जो काम चल रहे हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही है, उस योजना का एक तो सही ढंग से लोगों तक जानकारी, जागरूकता, और उसका सही ढंग से मॉनिटरिंग। तो अभी इस विजन को इसको लेके हम चूँकि विकसित भारत में हम बहुत ज़्यादा हम टेक्निकल चीज़ों को भी देखते हैं। हमारा एक पोषण ट्रैकर के माध्यम से ये चूँकि ट्रैकिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और हम हर एक लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र है, जहाँ हम लगभग आंगनवाड़ी
केंद्र में, और उसके साथ साथ जो सुपरवाइजर हो 12-12.5 लाख के लगभग लोगों को ये हम मोबाइल हम दिए हुए हैं। और उस मोबाइल के माध्यम से डे टू डे का रोज़मर्रे के ये में जो आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे आते हैं उनका ग्रोथ मॉनिटरिंग हो, उनका हाइट वेट हर चीज़ों का वो उसमें डिजिटली वो डालती हैं उस पे उनको रजिस्टर भरना पड़ता था। जो आंगनवाड़ी केंद्र की हमारी वर्कर हैं लगभग 9-10 रजिस्टर रोज़ उनको भरना पड़ता था। तो इस पोषण ट्रैकर के आने के बाद ये रजिस्टर का ये लिखने वाला ये झंझट खत्म हो गया, डिजिटल हो गया सारा। वो डिजिटली वो हर एक डेटा उसमें डालती हैं। और उसके अलावा उनको हमको बहुत आसानी से, जैसे NFSH का है, हम देखते थे कि हमें 4 साल में इसका आंकड़ा मिलता था, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट बच्चों का। अब है कि ये हमारे हर एक महीने इसमें अगर हम देखें तो आंगनवाड़ी केंद्र की महिला जो हमारी वर्कर हैं वो इसमें डेटा डालती है। यानी कि बहुत ही आसान हो गया। और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर आंगनवाड़ी चाहे वर्कर हो चाहे सुपरवाइजर हो खुश भी हैं, और उन्हें काम यानी कि उनको लिखना कम पड़ता है। डिजिटली उन्हें हर तरह की होम विजिट का है तो उसी पोषण ट्रैकर के माध्यम से उन्हें आता है कि आज उनको किनके यहाँ जाना है होम विजिट करने के लिए। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव हुआ। और निश्चित रूप से जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, विकसित भारत का जो संकल्प है तो उसको पूरा करने में भी हमारी महिलाएं, ताकि इफ़िशियंसी के साथ वो काम कर सके। इसके अलावे जितना समय उनको लगता था भरने में, तो अब उसके अलावे भी वो काम कर सकती हैं, दूसरे काम में भी एफर्ट कहीं और लगाती हैं। एक चीज़ और, क्योंकि डिजिटल इंडिया इसमें आ ही गया, क्योंकि हम देखते हैं मेट्रो सिटीज़ में बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। जब आप इन योजनाओं पर, पॉलिसीज़ पर बात करती हैं तो ऑब्वियसली आपके मन में भी आता होगा कि एक मेट्रो सिटी है, एक दूरस्थ गांव अंचल है। तो अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली गांव, दूरस्थ अंचलों का जिक्र करना चाहूँ, वहाँ पर आपका मंत्रालय किस तरीके से काम को आगे बढ़ा रहा है? देखिए, ये चूँकि हमारा महिला और बच्चों से संबंधित है, तो सरकार ने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कामकाजी महिलाओं, उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, बच्चे को रखने के लिए क्रैच की व्यवस्था, तो ये हमारे मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है। आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे आते हैं, उसके अलावा क्रैच की भी व्यवस्था की गई है, ताकि वहाँ पर बच्चों को रखकर जो कामकाजी महिलाएं हैं वो बाहर काम कर सके। इसके अलावा भी हॉस्टल की व्यवस्था हो रही है की गई है, ताकि कामकाजी महिलाएं कहीं दूरस्थ जगहों पे जाकर भी वो वहाँ रह सकती हैं और एक अच्छे माहौल में रहकर वो काम कर सकती है। तो हमारा ये मकसद है कि एक तो एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण तैयार करें और उसके साथ साथ उनको सुविधाएं प्रदान करें। तो महिला वर्किंग वुमेन हॉस्टल के माध्यम से हम उनको सुविधाएं देते हैं। उसके अलावा क्रैच के माध्यम से बच्चों को रखने की, उनके बच्चे रह सके दिन भर, ताकि वो फ्री होके जाके वो काम कर सके। तो इसकी भी व्यवस्था महिला बाल विकास विभाग की ओर से की जाती है। ऑब्वियसली मेरा मन कर रहा है कि मैं बस आपको सुनता जाऊं जिस तरीके से आप आंकड़े पेश कर रही हैं, और ऑब्वियसली मुझे ये इंडिकेशंस आ रहे हैं कि क्यों प्रधानमंत्री जी का इतना विश्वास है आप पर। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। अभी मैंने आपको दिल्ली इलेक्शंस में भी बहुत देखा, आप लगातार प्रचार प्रसार कर रही थी। 27 सालों का वनवास भारतीय जनता पार्टी का खत्म हो गया। ग्राउंड पर उतरकर कैसा रहा? लोगों से आपने मुलाकात की, महिलाओं से आपने मुलाकात की, आप लगातार महिलाओं से भी संवाद कर रहे थे, लोग काफी कनेक्ट कर रहे थे आपसे। आपने सीधा, हमें तो लगा कि सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगी कि दिल्ली इलेक्शन की, लेकिन आपने क्वेश्चन डिपार्टमेंट से पूछा तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी। तो बहुत ही अच्छा। सबसे पहले दिल्ली की जनता को बहुत बधाई कि उन्होंने 27 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर दिया। और लोग त्रस्त थे, लोग बहुत तंग थे। जिस तरह से जो आपदा की सरकार है, आपदा की सरकार थी, है तो नहीं, आपदा की सरकार के माध्यम से लगातार दिल्ली वासियों को झूठ पे झूठ बोलना, लोग परेशान थे। झुग्गियों में जो रहने वाले लोग हैं तो उनके लिए एक अलग परेशानी, ना शुद्ध पानी मिल पा रहा था, ना लोगों का सीवरेज सिस्टम, इतना बहुत ही बुरी तरह से लोग प्रभावित थे। बारिश के दिनों में लोग नारकीय जीवन जीते थे। तो यानी कि झूठ बोल रहे थे, तो झूठ बहुत दिन तक नहीं चलता है। और ये दिल्ली के लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही हैं जिनके
नेतृत्व में हम आगे बढ़ सकते हैं, देश आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से उन्होंने डबल इंजन की सरकार के फायदे अन्य राज्यों में भी उन्होंने देखे हैं और कहीं ना कहीं इसका ये प्रभाव भी रहा और मोदी जी के जो गारंटी है उस गारंटी को भी इन्होंने मुहर लगाया है कि मोदी जी जो बोलते हैं उसको पूरा भी करते हैं। तो लोगों ने विश्वास जताया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर और अब दिल्ली में चूँकि डबल इंजन की सरकार होगी, निश्चित रूप से दिल्ली वासियों के लिए जो हमारा मतलब राजधानी है, निश्चित तौर पे जिस तरह से जो समस्याएं यहाँ पे होती थी, आए दिन तरह तरह की परेशानियां होती थी, आने वाले समय में जो विश्वास लोगों ने जताया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त भी किया है, जमुना जी की भी सफाई होगी, रिवर फ्रंट बनेगा, बिल्कुल रिवर फ्रंट बनेगा, सीवरेज की समस्या, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए गर्भवती महिलाओं को मिलेंगे, आयुष्मान का लाभ जिन्हें नहीं मिल पाता था आयुष्मान कार्ड का लाभ भी मिलेगा, चूँकि सरकार के द्वारा दिल्ली सरकार के द्वारा यह लागू नहीं किया गया था। कई ऐसी योजना भारत सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही थी उस योजना को लागू नहीं कर रही थी, तो जिसका लाभ भी दिल्ली वासियों को मिलेगा और दिल्ली वासियों ने समझा, अधिकतर दिल्ली वासी फिर पूर्वांचल के लोग हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को महसूस किया कि किस तरह से अभी पूर्वांचली क्षेत्र में जहां हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है तो वहां जिस तेजी के साथ विकास हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को महसूस करके लोगों ने विश्वास जताया है। आपने जिक्र किया पूर्वांचलियों का, अभी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो मानो जीत के रथ पे एक बार फिर से सवार हो गई, महाराष्ट्र आप लोगों ने जीता, झारखंड पे भी आऊंगा क्योंकि आप ताल्लुक रखती है, झारखंड में सरकार नहीं बन पाई और झारखंड में जिनकी सरकार बनी, नाम नहीं लूंगा, उनका कहना है कि भैया झारखंड में जो हवा चली है वही बिहार में चलेगी, तो इंद्रप्रस्थ तो आपने साध लिया, पाटलिपुत्र का क्या? बिल्कुल, ये कहीं भी दिल्ली के बारे में भी लोग ऐसे ही बोलते थे, लेकिन दिल्ली जीत लिया, महाराष्ट्र हरियाणा की भी चर्चा ऐसे होती थी, देखा, तो इसलिए बिहार की जनता जानती है और बिहार के लोग भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जब बिहार में चुनाव होगा, बिहार में भी एनडीए की सरकार होगी और प्रचंड बहुमत की सरकार होगी। जो झारखंड में हुआ वो रिपीट नहीं होगा। झारखंड में क्या प्रॉब्लम रह गई थी? झारखंड में कुछ सब हम देखें तो कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है कि हमारे मतलब इंटरनल इसके बारे में भी हमारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कारण रहे और हम देखें तो एक तो समीकरण भी वहाँ पे एक कारण रहा, तो बिल्कुल हमें लगता है आने वाले समय में झारखंड के लोग भी काफ़ी त्रस्त थे, झारखंड भी काफ़ी परेशान है। आज जो सरकार है उस सरकार से लगातार लोग विकास के नाम पे वहाँ ठगने का छलने का काम किया है, लेकिन जो परेशानियां हुई मुझे लगता है आने वाले समय में लोग इसका जरूर जवाब देंगे। ऑब्वियसली आपने पोषण ट्रैकर का जिक्र किया, मैं आपकी कई ऐप्स देख रहा था, कई एप्लीकेशंस में देख रहा था, उसमें इन चीज़ों ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, क्योंकि मैं भी हाल फिलहाल में ही फादर बना हूँ, प्राउड फादर। कुछ चीज़ें मैंने खुद महसूस करी है, वाकई ग्राउंड पर उनका माहौल है, खुद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे घरों तक पहुंच रही हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत शानदार तरीके से सारी चीज़ें उनके टैब में पहले से ही फिक्स हैं, कुछ देने की जरूरत नहीं है, आधार कार्ड दिया, सारी चीज़ें उनके पास है और वैक्सीनेशन से लेकर तमाम किट तक हमारे घर पर पहुंची है। तो ऑब्वियसली मैं इस बात को मान रहा हूँ कि सबके घर पहुंचती होंगी। हमने महिलाओं का जिक्र किया, लेकिन भविष्य बच्चे हैं, उनकी तरफ भी जैसे पोषण ट्रैकर का आपने जिक्र किया, इसके अलावा और क्या मिशन मोड पर आप काम कर रहे हैं छोटे बच्चों के लिए? और खासकर मैंने रिमोट एरियाज का जिक्र किया था जहां पर कुपोषण एक बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, जिस पर हम लगातार रिपोर्ट्स भी देखते थे, आप लोगों के पास भी कई रिपोर्ट्स पहुंचती होंगी। उस दिशा में कैसे आप सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रही? पहले आंगनबाड़ी का मैंडेट पोषण था, लेकिन अब आप देखे हैं पोषण भी पढ़ाई भी, यानी हम पोषण के साथ साथ कि अच्छा पोषण भी मिल सके और उसके साथ साथ पढ़ाई भी हम कराते हैं। और अभी जो हमारे लाभार्थी हैं, आधार कार्ड का जिक्र आपने किया, तो लगभग 10 करोड़ के लगभग जो लाभार्थी हैं आधार से जुड़े हुए लोग हैं, लाभार्थी हैं। और उसके माध्यम से हम जो कुपोषण मुक्त भारत की भी माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा करते हैं हमेशा, तो पोषण के माध्यम से हम बच्चों को एक तो अच्छा भोजन मिल सके, उसके साथ साथ जो गर्भवती हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं, उनके लिए भी हम THR देते हैं। समय समय पर हमारी आंगनबाड़ी केंद्र की जो हमारी सेविका है, सहायिका सेविका, वो जाती हैं उनके पास और उनको भी, चूँकि हमारा एक नवचेतना और आधारशिला दो हमारे इनिशिएटिव हैं, तो नवचेतना में कैसे 0 से लेकर 3 साल के बच्चों को
6 महीने से 3 साल के बच्चों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, कैसे बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग से लेके हाइट वेट हर एक चीज़ों का वो जाके वो देखती भी हैं और वो बताती भी हैं। और 3 से 6 साल के बच्चे हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में आते हैं, तो उनका रेगुलर मॉनिटरिंग करना ये उनका एक दायित्व है। और उसके साथ साथ पोषण हम एक सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0 सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0 के माध्यम से हम कैसे उस आंगनवाड़ी केंद्र में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था हो, वहाँ पे पोषण वाटिका ताकि बच्चों को एक अच्छा यानी साग सब्जी लगी होती है, सब्जियां भी उसके भोजन में हो, तो हर तरह की वो व्यवस्था हो सके, ये पूरी व्यवस्था हम करते हैं। और सक्षम आंगनवाड़ी के तहत लगभग अभी 2 लाख के लगभग आंगनवाड़ी को सक्षम करने के लिए हम लोगों ने स्वीकृति दी है। और इसके तहत हम देख रहे हैं कि वो कार्य भी बहुत अच्छे ढंग से कर रही हैं। और कुपोषण मिटाने के लिए हमारा पोषण हम अभियान चलाते हैं, पोषण अभियान और पोषण पखवाड़ा। पोषण अभियान 1 महीने तक का ये कार्यक्रम है, सितंबर महीने में चलता है। तो पोषण अभियान के माध्यम से मुख्यतः कुपोषण है कि बहुत ज़्यादा व्यवहार परिवर्तन इसमें करने की आवश्यकता है। जरूरी नहीं है कि कुपोषित जो गरीब बच्चे हैं वही कुपोषित हैं, बड़े घर के बच्चे भी, अमीर घर के बच्चे भी कुपोषित हो सकते हैं उसमें। तो कैसे उसमें व्यवहार परिवर्तन के लिए हम जन जागरूकता अभियान चलाते हैं और उसमें लगातार 1 महीने तक सामाजिक भागीदारी के साथ, ताकि आम लोग भी उसमें जुड़े। और हमारे आंगनवाड़ी केंद्र की बहनें होती हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी जो आशा वर्कर है वो भी, तो सामूहिक कई विभागों के साथ कन्वर्जन करके हम ये कार्यक्रम चलाते हैं और जन जागरूकता फैलाते हैं, ताकि खान पान के साथ साथ व्यवहार परिवर्तन भी आवश्यक है। कैसे हम दिनचर्या हमारी कैसी रहे, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार हो, या फिर जो कार्यक्रम है। तो पोषण माह और पोषण पखवाड़ा ये नियमित रूप से 2018 से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है। और अगर देखें तो इस पोषण ट्रैकर में आप देखेंगे वो पोषण माह और पोषण पखवाड़ा का लगभग 130 करोड़ से ज़्यादा एक्टिविटीज़ उसमें दर्ज हैं। यानी कि जो एक्टिविटी होती है, जो सामाजिक जागरूकता हमारे केंद्र की बहनें, आंगनवाड़ी केंद्र की बहनें करती हैं, तो उन सारी चीज़ों को उसमें अपलोड भी करती हैं। और उसके माध्यम से हम देखते भी हैं कि वाकई में जन सहभागिता के माध्यम से इन सारी चीज़ों से हम निपट सकते हैं। तो हम जन जागरूकता का भी ये कार्यक्रम बड़े पैमाने पे चलाते हैं। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह ये बातें चलती हैं कि प्रधानमंत्री 18 घंटे काम कर रहे हैं। अब आप उनकी टीम में हैं, ये प्रधानमंत्री की टीम में होना ऑब्वियसली गौरवान्वित करने वाली बात तो है ही, लेकिन ये प्रेशर तो नहीं लगता, या ये आपको प्रेशर लगता है कि ये आपके लिए मोटिवेशन के तौर पर काम करता है प्रधानमंत्री की टीम में होना? देखिए, बिल्कुल ये तो सही आपने कहा कि ये गौरवान्वित होने वाली बात है कि अभी के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम करना, और बिल्कुल कहीं भी प्रेशर नहीं लगता। ये बहुत ही ये मोटिवेशन होता है, उनको देख के ऐसा लगता है कि जब ये इतना देर काम कर सकते हैं तो वाकई में हर किसी को काम करना चाहिए। और हमें लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी वही बातों को बोलते हैं जो वो खुद पे पहले एक्सपेरिमेंट वो कर लेते हैं, तब किसी और को बोलते हैं। ये सब हम लोगों ने देखा है कि कोई भी अगर हम लोगों को कुछ भी अगर बताते हैं तो सबसे पहले वो खुद पे किए होते हैं। तो यानी कि जो 18 घंटे का निश्चित रूप से ये हम तो आपके माध्यम से युवाओं को भी ये संदेश ये उनको बताना चाहेंगे कि हर एक कार्य जिस भी काम में हम लगे रहें, बिल्कुल जिस ईमानदारी निष्ठा के साथ, जिस पैशन के साथ काम करते हैं, अगर हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से करते हैं तो उनको देख के वाकई में युवा सीख भी रहे हैं। और तभी आज के युवा अगर हम देखें तो जो प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत 2047 का संकल्प है, तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए आज देश के युवा अपने कंधों पे उन्होंने इस संकल्प को लिया है और उसको सिद्धि तक पहुंचाने का भी बीड़ा उठाया है। और लगातार समय समय पर प्रधानमंत्री जी भी उन युवाओं से वो संपर्क भी करते हैं, चाहे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों या फिर कॉलेज के बच्चे हो, तो उनसे चर्चा करते हैं और चर्चा के माध्यम से, संवाद के माध्यम से वो क्या चाहते हैं उन सब चीज़ों को भी जानते हैं। तो युवा भी काफ़ी प्रोत्साहित होते हैं, उनसे जब मिलते हैं तब फिर उन्हें लगता है कि
वो यूएसबी है प्रधानमंत्री की, और यकीन मानिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, वो पॉजिटिविटी मुझे भी आपसे महसूस हो रही है। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा आप, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले सदन भी चल ही रहा था, बजट पेश हुआ, उसमें भी महिलाओं का बहुत ध्यान रखा गया, लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को लेकर जिस तरह के रिएक्शंस आए, आप एक महिला हैं, आप एक सांसद हैं, आप एक मंत्रालय को देख रही हैं, बड़ी पोजीशन पर हैं, युवाओं का देश हमारा है, आपको लगता है इन चीजों से बचा जा सकता है? देखिए, माननीय राष्ट्रपति जी बहुत ही मतलब नीचे स्तर से वो भी आई हैं, गरीब परिवार की वो बेटी हैं, और निश्चित रूप से जिस तरह से मतलब आज देश की राष्ट्रपति है, हम सबके लिए गर्व है कि एक महिला, एक आदिवासी परिवार से की महिला आज वो राष्ट्रपति हैं। और जो ओछा टिप्पणी विपक्ष के द्वारा किया गया, बिल्कुल ये कहीं से भी सही नहीं है। वो देश के राष्ट्रपति हैं और उनके बारे में ऐसा कहना तो उनकी मानसिकता को साफ झलकता है कि जो विपक्षी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हमेशा से उनकी ये मानसिकता रही है कि वो अपने परिवार से आगे किसी को नहीं बढ़ने देना चाहते या नहीं देखना चाहते। शायद यही मानसिकता सामने उनका उस दिन जो राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद जो मीडिया में उन्होंने कहा है, यही रिएक्शन है कि वो अपने आगे किसी को नहीं देखते हैं। यानी जो एक राजशाही सोच है, वो सोच आज तक इनका गया नहीं है। थैंक यू सो मच अन्नपूर्णा जी, थैंक यू सो मच, आप जुड़ी मेरे साथ। बहुत शानदार ये बातचीत रही और हर एक सवाल पर अन्नपूर्णा देवी जी ने बहुत ही मुखरता के साथ बात रखी।